बेटे की पसंद मीठा वर्सेस सास की पसंद नकली जहर खिलाने वाली। शहर की व्यस्त सड़क के किनारे रमेश मिठाई स्टोर नाम की पुरानी मिठाई की दुकान होती है। दुकान के बाहर रंग बिरंगी मिठाइयों से भरी ट्रे सजी होती है। रमेश जी सफेद कुर्ता पहने तेजी से मिठाई के डिब्बे पैक कर रहे होते हैं। नेहा गुलाबी सूट पहने ग्राहकों को मुस्कुराकर मिठाई के डिब्बे दे रही होती है। नेहा बेटा, जरा वो रसगुल्लों वाला डिब्बा देना जल्दी। जी पापा जी, अभी देती हूँ। तभी एक बूढ़ा आदमी लाठी के सहारे धीरे धीरे दुकान के अंदर आता है। अरे नेहा, देख रमेश काका आ गए, इन्हें अंदर आराम से बिठा दे बेटा। नेहा तुरंत आगे बढ़ती है। वो बड़े प्यार से बूढ़े आदमी का हाथ पकड़ लेती है। आइए काका, यहाँ बैठ जाइए। वो कुर्सी खींचकर उन्हें बिठा देती है और सामने पानी का गिलास रख देती है। काका आप बैठो, पापा बस मिठाई का डिब्बा पैक कर रहे हैं। अरे भगवान, ऐसे सेवा करने वाले बेटे हर घर को दे। दुकान के कोने में दो लड़के चाय पीते हुए बैठे होते हैं। दोनों नेहा को ध्यान से देख रहे होते हैं। अंकल, आपने तो जरूर फिर ये काजू कतली मंगवाई होगी। हाँ बेटा, तुझे हर किसी की पसंद के बारे में कितना कुछ पता है और कितनी मीठी बोली है तेरी। अंकल, आज के जमाने में मीठा बोलना भी बहुत बड़ी कला होती है। राघव लगातार नेहा को देख रहा होता है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। यार, लड़की कितनी अच्छी है, सबसे कितने प्यार से बात कर रही है। ऐसा ही लग ही नहीं रहा है कि ये सब कस्टमर हैं। हाँ सही कह रहा है, आजकल ऐसी लड़कियां बहुत कम मिलती हैं। शाम को नेहा और रमेश जी दुकान बंद करके अपने छोटे से घर पहुंचते हैं। घर के आंगन में पूरा परिवार जमीन पर बैठकर खाना खा रहा होता है। अरे नेहा बेटा, मैं तुझे बस एक ही बात समझाना चाहता हूँ। जी पापा। भले ही कोई तुझसे कितनी कठोरता से बात करे, कितना भी नीचे दिखाने की कोशिश करे, लेकिन तू हमेशा मिठास से जवाब देना। नेहा ध्यान से अपने पिता की बात सुन रही होती है। क्योंकि मिठास किसी भी नफरत को घोलने की ताकत रखती है। हाँ पापा, ये तो मैंने आपसे ही सीखा है। यहाँ तक कि आपके भाइयों ने आपकी जमीन तक ले ली, लेकिन आप आज भी उनसे कितने प्यार से बात करते हो। देखिए जी, आपकी ही बेटी है, आपकी भाषा में ही जवाब देती है। पूरा परिवार हंसने लगता है। नेहा भी मुस्कुराते हुए खाना खाने लगती है। दूसरी तरफ राघव के बड़े घर में खुशी का माहौल होता है। रिया हाथ में अपनी मार्कशीट लेकर खुशी से उछल रही होती है। पापा, मैंने पूरे कॉलेज में टॉप किया है। अरे वाह बेटा, आज तो पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटेंगे। राघव बेटा, जा मिठाई लेकर आ। जी पापा, अभी लाया। कुछ देर बाद राघव फिर से रमेश मिठाई स्टोर पहुंच जाता है। नेहा उसे देखते ही हल्का सा मुस्कुरा देती है। आप अक्सर इसी दुकान पर आते हो लगता है, आप तो हमारे रेगुलर कस्टमर बन गए हैं। राघव से नेहा की बात होती। राघव नेहा की तारीफ करता है। नेहा शर्मा कर नीचे देखने लगती है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। कई दिन बीत जाते हैं। अब राघव और नेहा फोन पर भी बातें करने लगे होते हैं। दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझने लगे होते हैं। एक शाम राघव अपने घर के हॉल में गंभीर होकर बैठा होता है। कमला देवी सोफे पर बैठी चाय पी रही होती हैं। मम्मी, मुझे एक लड़की बहुत पसंद है। कौन लड़की? जो कोने पर मिठाई की दुकान है ना, रमेश मिठाई स्टोर, वो उसके पापा हैं। नेहा नाम है उसका। इतना सुनते ही कमला देवी का चेहरा गुस्से से बदल जाता है। क्या एक मिठाई वाले की लड़की से तू शादी करने की बात कर रहा है? मम्मी, वो बहुत अच्छी लड़की है। तू जानता नहीं हम कितने स्टैंडर्ड वाले लोग हैं। उसका और हमारा कोई मुकाबला नहीं है। वो 2 कौड़ी की लड़की इस घर की बड़ी बहू नहीं बन सकती। मोहन जी अखबार नीचे रखते हुए दोनों की बातें सुनने लगते हैं। अरे बच्चों को हक है अपना लाइफ पार्टनर चुनने का, तुम इतनी दखलंदाजी मत करो। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि जो इसके मन में आएगा वही करेगा। हमारी भी कोई सलाह होगी और इस घर में कोई गवार बहू नहीं आएगी। राघव की आंखों में गुस्सा उतर आता है। वो धीरे से खड़ा हो जाता है। कोई बात नहीं मम्मी, अगर आपको मेरी शादी नहीं करवानी तो मत करवाइए, लेकिन मैं शादी सिर्फ नेहा से ही करूंगा। इतना कहकर राघव वहां से चला जाता है। घर का माहौल एकदम शांत हो जाता है। अगले कुछ दिनों में राघव बिल्कुल बदल जाता है। वो अपने कमरे में बैठा अकेला रहता है। खाने की थाली बार बार वापस लौट जाती है। रिया और मोहन जी परेशान होकर उसे देखते रहते हैं। मम्मी, भैया ने सुबह से कुछ नहीं खाया। नखरे दिखा रहा है तो दिखाने दे। कमला, जिद मत करो, लड़का सच में परेशान है। इसकी शादी उस गवार लड़की से नहीं होने दूंगी, किसी भी हाल में नहीं। अगली सुबह मोहन जी अपने कमरे में तैयार होकर कोट पहन रहे होते हैं। कमला देवी अलमारी के सामने खड़ी अपनी साड़ी ठीक कर रही होती हैं। सुनो कमला, आज मेरी एक बड़ी बिजनेस पार्टी है, चलो आज सारी फैमिली एक साथ चलते हैं। अच्छा, शेट्टी जी भी आ रहे हैं क्या वहाँ?
हाँ, शेट्टी जी भी आ रहे हैं, बल्कि वही पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये सुनते ही कमला देवी की आंखें चमक उठती हैं। अरे वाह, फिर तो मैं अपने छोटे बेटे मुकुल को उनकी लड़की से मिलवाऊंगी। शाम को पूरे घर में तैयार होने की हलचल मची होती है। रिया शीशे के सामने खड़ी होकर मेकअप कर रही होती है। दादी अपने कमरे में बैठी पंखा जल रही होती है। मुकुल अपने कमरे में ब्लैक सूट पहनकर तैयार हो रहा होता है। तभी कमला देवी उसके कमरे में आती है। थोड़ा बेटा अच्छे से तैयार हो ना। क्यों मम्मी? वहाँ एक लड़की आएगी और मैं तुझे उससे मिलवाना चाहती हूँ। मुकुल के चेहरे पर उत्सुकता साफ दिखाई दे रही होती है। कुछ देर बाद पूरा परिवार एक बड़ी 5 स्टार होटल की पार्टी में पहुंचता है। चारों तरफ चमचमाती लाइटें लगी होती हैं, बड़े बड़े झूमर, सभी लोग हाथों में ड्रिंक लिए अंग्रेजी में बातें कर रहे होते हैं। औरतों ने मॉडर्न ड्रेस पहन रखी होती है। पूरा माहौल रिच होता है। वाह पापा, ये पार्टी तो किसी फिल्म जैसी लग रही है। तभी सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए शेट्टी जी की बेटी की एंट्री होती है। उसने चमकदार शॉर्ट ड्रेस पहन रखी होती है। खुले बाल और हाई हील्स में वो बेहद कॉन्फिडेंट लग रही होती है। वो हंसते हुए अपने मम्मी पापा के पास आती है और दोनों के गले लग जाती है। हाय मॉम, हाय डैड, मैं लेट तो नहीं हुई हूँ ना? अरे नहीं मेरी बच्ची, तो लेट कहाँ होती है, जब तू आती है तभी पार्टी शुरू होती है। शिल्पा बेहद बोल्ड और फैंसी लग रही होती है। कमला देवी की आंखें चमक उठती हैं। वो तुरंत मुकुल का हाथ पकड़कर उसे शिल्पा के पास ले जाती है। हाय मिसेस शेट्टी, कैसी हो? मैं तो अच्छी हूँ, आप कैसी हो? आप तो दिखती ही नहीं। भाई साहब से तो मुलाकात होती रहती है। बस घर का थोड़ा काम रहता है और माँ जी की तबीयत भी थोड़ी ऐसी ही रहती है। ये मेरा बेटा है मुकुल। अरे मुकुल, जब आखिरी बार देखा था तब तो तू छोटा सा था, अब तो इतना बड़ा हो गया है। मुकुल का ध्यान लगातार शिल्पा पर ही टिका होता है। कितनी सुंदर लड़की है, वाकई बेहद खूबसूरत। आंटी जी, आप कैसी हो? बड़ी संस्कारों वाली बच्ची है। यह सुनकर शिल्पा बस हल्का सा मुस्कुरा देती है। हमारे दोनों बच्चे बड़े हो गए हैं, तो क्यों ना बच्चों की बात आगे बढ़ाई जाए। अरे आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मुझे भी मुकुल बहुत अच्छा लगता है। मैं तो खुद ही कहने वाली थी कि मुकुल और शिल्पा की शादी करवा देनी चाहिए। तो क्या मैं इस रिश्ते को पक्का समझूं? हाँ हाँ बिल्कुल। कमला देवी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। कुछ दिनों बाद मोहन जी और पूरा परिवार शेट्टी परिवार के आलीशान बंगले में पहुंचता है। तभी सीढ़ियों से शिल्पा नीचे उतरती है। उसने फिर से छोटी मॉडर्न ड्रेस पहन रखी होती है। बहू, कम कपड़े पहनने से कोई बड़ा नहीं बन जाता। ऊंची दुकान फीका पकवान वाली बात न हो जाए। अरे मम्मी जी, आजकल यही फैशन है। थोड़ी देर बाद दोनों परिवारों के बीच रिश्ता पक्का हो जाता है। कुछ महीनों बाद शिल्पा और मुकुल की धूमधाम से शादी हो जाती है। पूरे घर में खुशियां छा जाती हैं। लेकिन उसी रात मोहन जी गंभीर होकर कमला देवी से बात करते हैं। कमला, मैंने छोटे बेटे की शादी पहले करवा दी और बड़ा बेटा अभी तक कुंवारा बैठा है। मैं उसकी शादी उस गवार लड़की से नहीं करवाऊंगी। तुम पागल हो गई हो क्या? समाज हमारे बारे में कैसी बातें करेगा? कमला देवी चुप होकर दूसरी तरफ देखने लगती हैं। अगले दिन मोहन जी अकेले नेहा के घर पहुंचते हैं। छोटा सा घर लेकिन साफ सुथरा होता है। नेहा रसोई में अपनी माँ की मदद कर रही होती है। मोहन जी दूर से नेहा का व्यवहार देखते हैं। वो सभी से बड़ी मिठास से बात कर रही होती है। सच में लड़की तो हीरा है। दूर के ढोल सुहाने नहीं, बल्कि असली संस्कार इसी में है। कुछ देर बाद मोहन जी रिश्ता पक्का कर देते हैं। कुछ दिनों बाद राघव और नेहा की भी शादी हो जाती है। कमला देवी पूरे समय मुंह बनाकर बैठी रहती हैं, लेकिन मोहन जी और दादी बहुत खुश होते हैं। नेहा गृह प्रवेश करके घर में आती है। नेहा सिर पर पल्लू रखे शांत खड़ी होती है, जबकि शिल्पा मोबाइल में बिजी रहती है। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही नेहा उठ जाती है। वो नहा धोकर पूजा करती है। नेहा एक एक करके सभी बड़ों के पैर छूती है। प्रणाम दादी जी। प्रणाम मम्मी जी। कई घंटों के बाद शिल्पा उनीदी आंखों से कमरे से बाहर आती है। उसके हाथ में मोबाइल होता है। बेटा, आज तुम लोगों की पहली रसोई है। तुम दोनों थोड़े दिन आगे पीछे आई हो, इसलिए शिल्पा की रसोई भी नहीं हुई है। आज तुम दोनों को सबकी पसंद का खाना बनाना है। क्या आज के जमाने में भी ये पहली रसोई कौन करता है? कोई बात नहीं बेटा, तू जितना बना पाएगी बना लेना, बाकी मदद मैं कर दूंगी। बस कमला, अभी से बहू को सर पर मत चढ़ा। माना तेरी पसंद की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसे बढ़ावा देती रहेगी। तो क्या हुआ मम्मी जी, कम से कम इसका वार नेहा से तो अच्छी है।
नेहा ये सुनकर भी चुप रहती है और मुस्कुराकर सब्जियां काटने लगती है। रसोई में दोनों बहुएं खाना बना रही होती हैं। नेहा बड़े प्यार से दाल, सब्जी, पूड़ी और कई मिठाइयां बना रही होती हैं। रसमलाई, गुलाब जामुन और खीर की खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। दूसरी तरफ शिल्पा को कुछ बनाना नहीं आता है। वो पास्ता और मैक्रोनी बनाने लगती है। नमक मिर्च का अंदाज़ा न होने की वजह से वो मुट्ठी भर भर कर मसाले डाल देती है। थोड़ी देर बाद पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठा होता है। सभी दोनों बहुओं के खाने का स्वाद चखते हैं। बेटे की पसंद एकदम मीठी और सास की पसंद एकदम जहरीली। बेटा ये क्या खाना बनाया है? इसमें कितना तेज नमक है, एकदम जहर लग रहा है खाना। नमक मिर्च का थोड़ा ध्यान रख लेती। मुझे तो ऐसे ही खाना बनाना आता है। अगर पसंद नहीं आ रहा तो रहने दो, खाने को कोई जरूरत नहीं है। अरे उसकी भी थोड़ी तारीफ कर दो, उसने भी मेहनत से बनाया है। मुझे आपकी छोटी तारीफों की कोई जरूरत नहीं है। पूरा परिवार चुप होकर उसे देखने लगता है। शिल्पा हर बात का जवाब एटीट्यूड और जहर भरे शब्दों में देती रहती है। अगली सुबह नेहा सिर पर पल्लू रखे रसोई में खड़ी सबके लिए नाश्ता बना रही होती है। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह हल्की मुस्कान होती है। नेहा की मिठास सिर्फ खाने तक सीमित नहीं रहती, वो घर के हर सदस्य से इतनी प्यार से बात करती है कि गुस्से में खड़ा इंसान भी शांत हो जाए। मीठे बोल से पत्थर भी पिघल जाते हैं। भगवान ऐसी बहू हर घर को दे। शाम को राघव थका हारा ऑफिस से घर लौटता है। उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही होती है। जैसे वो कमरे में आता है, नेहा तुरंत उठकर उसके पास पहुंच जाती है। आप बैठिए, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। वो तुरंत ठंडा पानी लाकर राघव को देती है और फिर जल्दी से रसोई में जाकर खाना गर्म करने लगती है। नेहा, तुम हर बार इतना ध्यान क्यों रखती हो मेरा? क्योंकि आपका ख्याल रखना ही तो मेरा सबसे बड़ा सुख है। राघव प्यार से उसे देखने लगता है। उसके चेहरे की सारी थकान गायब हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ मुकुल अपने कमरे में ऑफिस से लौटकर बैठा होता है। उसके सामने टेबल पर ठंडा खाना रखा होता है। पास्ता में जरूरत से ज्यादा नमक भरा होता है। ये क्या बनाया है शिल्पा? इतना नमक? जो बना है वही खा लो। मुकुल मजबूरी में खाना खाता है, लेकिन हर निवाला उसे कड़वा लग रहा होता है। अगले दिन कमला देवी पूरे घर का काम नेहा को बता रही होती हैं। नेहा, पूरे घर की डस्टिंग कर दे। हाँ मम्मी जी, कर दूंगी। ये मेरा ही तो घर है, अगर मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा? बस ज्यादा डायलॉग मारने की जरूरत नहीं है। नेहा फिर भी मुस्कुराकर काम करने लगती है। उसके चेहरे पर जरा सा भी गुस्सा नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ शिल्पा सोफे पर पैर फैलाकर बैठी मोबाइल चला रही होती है। बेटा जरा मेरे लिए पानी ला दे, दवाई लेनी है। इस गवार से मंगाने का मन नहीं करता। क्यों, आपके पैरों में मेहंदी लगी है क्या? खुद नहीं जा सकती आप पानी लेने? इतना कहकर शिल्पा वहां से उठकर चली जाती है। कमला देवी का चेहरा उतर जाता है। अरे इसे क्या करंट लग जाते हैं एकदम से? पता नहीं कैसे बात करती है। जिस थाली में खाओ उसी में छेद करना कोई इससे सीखे। रात को नेहा और राघव अपने कमरे में बैठे होते हैं। नेहा प्यार से अपने हाथों से राघव को खाना खिला रही होती है। अरे अगर रोज ऐसे खाना खिलाओगे ना तो मैं मोटा हो जाऊंगा। कोई बात नहीं, मुझे अच्छे लगोगे। दोनों हंसने लगते हैं। तभी कमला देवी कमरे के बाहर से ये सब देख लेती हैं। तू तो जब से बहू आई है उसके पल्लू से ही बंध गया है। हर वक्त इसकी ही बात सुनता रहता है। अगर अपनी बीवी से प्यार करना उसके पल्लू से बंधना है तो हाँ मम्मी, मैं बंध गया हूँ। कम से कम आपकी पसंद से तो कई गुना बेहतर हूँ। मैं अपने जीवन में खुश तो हूँ। मुकुल को देखिए, उसकी कैसी हालत हो रखी है। तुझे कुछ पता भी है कितनी स्टैंडर्ड वाली है शिल्पा? लेकिन कमला देवी के चेहरे पर हल्की बेचैनी साफ दिखाई देने लगती है। अगले दिन दोपहर में कमला देवी चुपचाप मुकुल के कमरे के बाहर खड़ी होती है। अंदर मुकुल अकेले बैठा ठंडा खाना खा रहा होता है, जबकि शिल्पा मोबाइल पर दोस्तों से वीडियो कॉल में बिजी होती है। वहाँ राघव की बीवी उसे हाथों से खाना खिलाती है और यहाँ मेरी पसंद की बहू मेरे बेटे को जरा भी इज्जत नहीं देती। अगले दिन पूरा परिवार मॉल में शॉपिंग करने गया होता है। चारों तरफ चमकदार रोशनी और भीड़ होती है। बेटा ये वाली ड्रेस देख, कितनी सुंदर लगेगी तुझ पर। शिल्पा बुरी तरह चिढ़ जाती है। क्या है, मैं आपकी कोई पपेट नहीं हूँ जो पकड़ पकड़ कर घूम रही हो। आसपास खड़े लोग उनकी तरफ देखने लगते हैं। जो कपड़े मुझे पहने होंगे मैं पहन लूंगी। हर वक्त चिपकने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करो। कमला देवी का चेहरा शर्म से झुक जाता है। उन्हें बहुत एम्बैरेसमेंट महसूस होती है। बेचारी सास कितना प्यार करती है बहू से, और बहू को देखो कैसे नखरे दिखा रही है। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे मुंह में जहर भरा हो। कमला देवी सबकी बातें सुनकर और ज्यादा असहज हो जाती हैं। तभी नेहा माहौल संभालने की कोशिश करती है। वो मुस्कुराते हुए एक साड़ी उठाकर कमला देवी के पास आती है। मम्मी जी देखिए ना, ये साड़ी कैसी लग रही है? लेकिन कमला देवी गुस्से से नेहा की तरफ देखने लगती हैं। तभी राघव आगे आता है। नेहा,
तुम इधर आ जाओ, वहां जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं तो बस। अभी मम्मी बहुत गुस्से में है क्योंकि उनकी पसंदीदा बहू ने उन्हें सबके सामने उल्टा जवाब दे दिया। यह सुनकर कमला देवी का चेहरा और उतर जाता है। पहली बार उन्हें अपनी पसंद पर शर्म महसूस होने लगती है। रात को बाहर हल्की बारिश हो रही होती है। नेहा और राघव अपने कमरे में बैठे होते हैं। नेहा राघव के लिए चाय लेकर आती है और उसके सामने बैठ जाती है। आज ऑफिस में बहुत काम था क्या? हाँ, लेकिन तुम्हें देखने से ही सारी थकान गायब हो जाती है। अच्छा जी, इतनी मिठास वाली बातें कौन सिखाता है आपको? अरे जब पत्नी खुद रसगुल्ले जैसी मीठी हो तो पति भी मीठा हो ही जाता है ना। दोनों हंसने लगते हैं। नेहा प्यार से राघव के बाल ठीक करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ मुकुल अपने कमरे में उदास बैठा होता है। शिल्पा मोबाइल पर सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रही होती है। मुकुल धीरे से उसके पास बैठता है। यार तुम कभी मम्मी से प्यार से भी बात कर लिया करो। क्यों? उनका काम में थोड़ा हाथ बटा दिया करो। क्या तुम मुझे नौकरानी समझ कर लाए थे? पहले तो तुम इतने अच्छे से बात करती थी, अब क्या हो गया है? शादी के बाद हर वक्त मुझसे जहर क्यों उगलती रहती हो? और तुम भी तो पहले बड़े स्वीट बनती थी। अब जैसे जैसे शादी पुरानी होती जा रही है तुम भी अपनी रंग दिखाने लगे हो। मुकुल चुप होकर दूसरी तरफ देखने लगता है। अगले दिन दोपहर को कमला देवी हाथ में फल की प्लेट लेकर शिल्पा के पीछे पीछे घूम रही होती है। ले बेटा, फल खा ले, तेरी सेहत के लिए अच्छा होगा। वहीं दूसरी तरफ नेहा रसोई में खड़ी सबके लिए खाना बना रही होती है। कमला देवी उसकी तरफ ध्यान तक नहीं देती। बेटा, दोपहर में थोड़ा जूस भी पी लिया कर। क्या है, अब घर में भी आपकी परमिशन से चलना पड़ेगा क्या? आपकी परमिशन से खाऊंगी, आपकी परमिशन से उठूंगी, बस जब देखो आपकी बातें सुनती रहूं। बस मेरी खुद की कोई लाइफ नहीं है क्या? बेटा, मैं तो तेरे भले के लिए कह रही थी। मेरा इतना हिमायती बनने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही मेरी इतनी चिंता किया करो। कमला देवी का चेहरा उतर जाता है। वहीं नेहा दूर खड़ी सब देख रही होती है। उसे बुरा तो लगता है लेकिन फिर भी वो चुप रहती है। एक दिन शाम को राघव ऑफिस से लौटता है। कमरे में आते ही वो हैरान रह जाता है। पूरा कमरा खुशबू से महक रहा होता है। उसे सरप्राइज मिलता है। टेबल पर कई तरह की मिठाइयाँ सजी होती हैं। रसगुल्ले, गुलाब जामुन, रसमलाई, काजू कतली और बीच में एक सुंदर सा केक रखा होता है। अरे वाह, आज क्या है? कुछ नहीं, बस आज आपका मन मीठा करने का सोचा। नेहा अपने हाथों से राघव को केक खिलाती है। ये केक बाहर से मंगवाया है क्या? नहीं, खुद बनाया है। राघव प्यार से उसे देखने लगता है। सच में, जिस घर में ऐसी मिठास हो वहां खुशियां खुद रास्ता ढूंढ लेती हैं। उसी शाम कमला देवी रसोई में खड़ी शिल्पा से बात कर रही होती है। बेटा, आज मुकुल थोड़ा लेट आएगा, उसके लिए अच्छा सा खाना बना देना। हाँ ठीक है, बना दूंगी। शिल्पा सोचती है कि मुकुल को बहुत तीखा खाना पसंद होगा। वो ढेर सारी लाल मिर्च डालकर खाना बनाती है। पूरा खाना इतना तीखा हो जाता है कि रात को मुकुल थका हुआ घर लौटता है। शिल्पा प्लेट उसके सामने रख देती है। लो, खाना खा लो। मुकुल जैसी पहली बाइट खाता है उसकी आंखों में पानी आ जाता है। इतनी मिर्ची, अरे क्या बनाया तुमने ये? मुकुल पानी पर पानी पीने लगता है। तुम्हें पता नहीं है क्या, मैं बिल्कुल फीका खाना खाता हूँ। अब चुपचाप खा लो, ज्यादा नखरे दिखाने की जरूरत नहीं है। 2 घंटे खड़े होकर तुम्हारे लिए खाना बनाए हैं और अब तुम ड्रामा कर रही हो। मुकुल का मुंह जल रहा होता है लेकिन फिर भी वो चुपचाप खाना खाने लगता है। अगले दिन कमला देवी पूरे घर में तैयारियां करवा रही होती हैं। ड्राइंग रूम में रंग बिरंगे कुशन लगे होते हैं। टेबल पर स्नैक्स और मिठाइयां रखी होती हैं। आज मेरी कुछ दोस्त घर पर आएंगी, किटी पार्टी यही होगी। नेहा सुबह से ही रसोई में लगी होती है। उसने तरह तरह की मिठाइयाँ और स्नैक्स बना रखे होते हैं। थोड़ी देर बाद सारी औरतें घर पर आ जाती हैं। नेहा साड़ी में सिर पर पल्लू रखे सभी के पैर छूती है। वहीं शिल्पा ने छोटी शॉर्ट ड्रेस पहन रखी होती है। जैसे ही वो झुककर पैर छूती है उसके कपड़े थोड़ा ऊपर हो जाते हैं। कुछ औरतें असहज होकर एक दूसरे को देखने लगती हैं। बहू थोड़ा शर्म ही कर लेती, घर में 4 औरतें आई हैं, कपड़े थोड़े ढंग के ही पहन लेती। आप मेरी माँ नहीं हो जो मुझे ज्ञान दोगी। यहाँ 2 रोटी खाने आई हो, खाओ और निकलो। आपको मुझे कमेंट करने का कोई हक नहीं है। कमला देवी तुरंत उसका हाथ पकड़ लेती हैं। बेटा, कैसे बातें कर रही हो? ये मेरी पड़ोसन है, तमीज से बात करो। शिल्पा झटके से उनका हाथ हटा देती है। मुझे आपकी मीठी बहू बनने का कोई शौक नहीं है। मुझे ऑर्डर देने की कोशिश मत करो। मैं जैसी हूँ वैसी हूँ। पसंद आऊँ तो ठीक, वरना कोई बात नहीं। सभी औरतें हैरानी से उसे देखने लगती हैं। कमला देवी शर्म से सिर झुका लेती हैं। तभी नेहा जल्दी से आगे आती है और बात संभालने की कोशिश करती है। आंटी जी सॉरी, मेरी देवरानी जी थोड़ी साफ दिल की हैं, जो मन में आता है कह देती हैं। नेहा मुस्कुराकर सभी औरतों की प्लेट लगाने लगती है। थोड़ी देर बाद सभी औरतें खाना खाने लगती हैं। नेहा के हाथ का खाना खाकर सब खुश हो जाते हैं। कमला, तुम्हारी बेटी की पसंद तो बहुत मीठी निकली, लेकिन तुम्हारी पसंद की बहू तो एकदम जहर उगलती है। आज तो हम तुम्हारे घर आ गए हैं लेकिन आगे से नहीं आएंगे।
आज बहुत बुरा लगा हमें। अरे नहीं, उसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ। लेकिन सारी औरतें चुपचाप वहां से चली जाती हैं। कमला देवी सोफे पर बैठ जाती है। आज पहली बार उनकी आंखों में अपनी पसंद के लिए पछतावा साफ दिखाई दे रहा होता है। कुछ दिनों बाद घर में रिया की बर्थडे पार्टी रखी जाती है। पूरा घर रंग बिरंगी लाइटों और गुब्बारों से सजाया गया होता है। आज कोई उदास नहीं बैठेगा, सबको डांस करना पड़ेगा। तभी रिया की एक दोस्त हाथ में कोल्ड ड्रिंक का गिलास लिए उसके पास आ रही होती है। बीच में शिल्पा खड़ी किसी से बात कर रही होती है। अचानक लड़की का हाथ हल्का सा टकरा जाता है और सारा कोल्ड ड्रिंक शिल्पा की ड्रेस पर गिर जाता है। शिल्पा का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर कोल्ड ड्रिंक गिराने की? सॉरी भाभी, मैं तो रिया से मिलने जा रही थी, पता नहीं अब बीच में। शिल्पा के हाथ में पानी का गिलास होता है। वो गुस्से में पूरा पानी लड़की के चेहरे पर फेंक देती है। औकात भी है स्ट्रेस की कीमत देने की। लड़की की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पूरा हॉल शांत हो जाता है। भाभी, मैंने जानबूझकर नहीं किया है। आके है ये बटन। इतना कहकर शिल्पा सबके सामने उसे जोरदार थप्पड़ मार देती है। वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। दीदी, आपने बेचारी को थप्पड़ क्यों मार दिया? उसकी बात तो सुन लो। भाभी, मैंने आपको मेरे दोस्तों पर हाथ उठाने का हक नहीं दिया है। माना आप मम्मी की पसंद की बहू हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके मन में जो आएगा वो करती फिरोगी। आसपास खड़े लोग धीरे धीरे बातें करने लगते हैं। बेटे की पसंद कितनी मीठी है और सास की पसंद एकदम जहरीली। कमला देवी सबकी बातें सुनकर चुपचाप सिर झुका लेती हैं। दिन बीतते जाते हैं। शिल्पा को खाना बनाना आज भी ठीक से नहीं आता। कभी सब्जी में नमक ज़्यादा होता तो कभी मिर्च इतनी कि किसी से खाई न जाए। वो जैसे तैसे खाना बनाकर रख देती है। वहीं दूसरी तरफ नेहा पूरे घर का ध्यान रखती, सबकी पसंद का खाना बनाती। दादी के लिए फीकी खिचड़ी, मोहन जी के लिए कम तेल वाला खाना और राघव के लिए उसकी पसंद की मिठाइयाँ। मीठे बोल और मीठा खाना दोनों दिल जीत लेते हैं। एक दिन दोपहर में दादी आंगन में बैठी होती हैं। राघव और मुकुल घर में आते हैं। दादी प्रणाम। दादी उन्हें ध्यान से देखने लगती हैं, लेकिन पहचान नहीं पाती। तुम कौन हो और इस घर में कैसे आ गए? यह सुनते ही पूरा परिवार हैरान रह जाता है। माँ, ये क्या कह रही हो? ये आपके अपने पोते हैं। दादी इधर उधर देखने लगती हैं। अगले दिन सभी लोग दादी को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। डॉक्टर रिपोर्ट देखते हुए गंभीर हो जाते हैं। देखिए, आपकी दादी को अल्जाइमर की बीमारी है और ये बीमारी अब लास्ट स्टेज पर पहुंच चुकी है। धीरे धीरे ये आप लोगों को पहचानना भी बंद कर देंगी। डॉक्टर साहब, अब क्या होगा? आपको इनका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। इस बीमारी से दिमाग पर काफी असर होता है। नेहा की आंखें भर आती हैं। वो दादी का हाथ पकड़ लेती है। घर लौटने के बाद नेहा दादी की पूरी सेवा करने लगती है। कभी उनके सिर में तेल लगाकर मसाज करती, कभी उनके पैर दबाती। दादी जी, अब दर्द कम हो रहा है ना? हाँ बेटा। कमला देवी भी अब अपनी माँ की खूब सेवा करती हैं। उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाती हैं, फल काट कर देती हैं। दादी को बाथरूम जाने से भी परेशानी होती है तो नेहा और कमला दोनों मिलकर उन्हें सहारा देकर ले जाती हैं। एक दिन कमला देवी रसोई से दादी के लिए पानी लेकर बाहर आ रही होती हैं। फर्श पर थोड़ा पानी गिरा होता है जिसे कोई देख नहीं पाता। अचानक कमला देवी का पैर फिसल जाता है। उनके हाथ से गिलास गिर जाता है और वो जोर से जमीन पर गिर पड़ती हैं। पूरे घर में हड़कंप मच जाता है। मम्मी जी, अरे जल्दी डॉक्टर के पास लेकर चलो। अस्पताल में डॉक्टर कमला देवी की रिपोर्ट देखते हैं। कमला जी, आपको 1 महीने तक बेड रेस्ट करना पड़ेगा। क्यों डॉक्टर साहब? आपकी रीढ़ की हड्डी में चोट लगी है। कमला देवी की आंखों में चिंता उतर आती है। अब घर में एक साथ 2 लोगों की जिम्मेदारी नेहा पर आ जाती है। वो दादी की भी सेवा करती और कमला देवी की भी। सुबह से रात तक वो भागती रहती, कभी दादी को दवाई देती, कभी कमला देवी के लिए खाना लेकर आती। नेहा बेटा, जरा तकिया ठीक कर दे। जी मम्मी जी। बेटा जरा दवाई दे दे, अभी लाई। नेहा एक भी काम से मना नहीं करती। वहीं दूसरी तरफ शिल्पा सिर्फ जहरीली बातें करती रहती। बेटा जरा पानी दे दे। मैं क्या आपकी नौकरानी हूँ? कमला देवी चुप होकर उसे देखने लगती हैं। एक दिन दादी बिस्तर पर लेटी होती हैं। शिल्पा बेटा, जरा मेरे पैरों की मसाज कर दे, नेहा खाना बना रही है। क्यों, मैं आपकी नौकरानी हूँ क्या? अगर इतना ही दर्द हो रहा है तो घर में नौकर रख लो। मैंने इस काम का ठेका नहीं लिया है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। कमला देवी बिस्तर पर लेटी सब सुन रही होती हैं। उनकी आंखों में पछतावा साफ दिखाई दे रहा होता है। कहा मैं अपने बेटे की पसंद को हर वक्त बुरा कहती रही और आज वही मेरी सेवा कर रही है। कमला देवी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। धीरे धीरे 1 महीना बीत जाता है। दवाइयों और नेहा की सेवा से कमला देवी की तबीयत पहले से काफ़ी ठीक हो जाती है। अब वो धीरे धीरे चलने लगी होती हैं। लेकिन इस 1 महीने में उन्होंने अपने घर की असली मिठास और असली जहर दोनों को पहचान लिया होता है।
उस दिन के बाद से कमला देवी ने शिल्पा से बात करना लगभग बंद कर दिया था। शिल्पा कुछ भी बोलती, कमला देवी उसकी बात अनसुनी करके चली जाती। सुबह शिल्पा सोफे पर बैठी मोबाइल चला रही होती है। कमला देवी रसोई से बाहर आ रही होती हैं। मामी जी, मुझे शॉपिंग पर जाना है, थोड़े पैसे दे दीजिए। कमला देवी बिना उसकी तरफ देखे आगे बढ़ जाती हैं। मामी जी, मेरे लिए थोड़े फल काट दो ना। लेकिन कमला देवी फिर भी कुछ नहीं बोलती। शिल्पा का चेहरा चिढ़ से भर जाता है। अगले दिन कमला देवी फिर उसकी बात अनसुनी करके जा रही होती हैं। तभी शिल्पा गुस्से में उनका हाथ पकड़ लेती है। क्या हो मम्मी जी, इतने नखरे क्यों दिखा रही हो? पूरा परिवार वहीं हॉल में मौजूद होता है। मुकुल भी ऑफिस जाने के लिए तैयार खड़ा होता है। आपको दिखता नहीं क्या कि मैं पूरे दिन मम्मी जी करती रहती हूँ और आपके तो ड्रामे ही खत्म नहीं हो रहे हैं। ये सुनते ही कमला देवी पहली बार गुस्से से उसकी तरफ देखती हैं। ये लड़की तमीज से बात कर। शिल्पा थोड़ा चौंक जाती है। माना तू मेरी पसंद की बहू है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने तुझे बदतमीजी करने का हक दे दिया है। मुकुल, अपना बैग पैक कर और इस शिल्पा को लेकर कहीं और रहने लग। मम्मी, जब ये ना हमारी सेवा करती है ना हमारे खाने पीने से इसे कोई मतलब है, तो ये इस घर में रहकर करेगी क्या? नेहा मुझे कभी पसंद नहीं थी, लेकिन इंसान को बीमारी में ही पता चलता है कि उसका अपना कौन है। नेहा ने मेरी कितनी सेवा करी और साथ ही साथ मम्मी जी की भी। और तूने हमारा एक काम तक नहीं सुना, उल्टा जवाब और दिए। मम्मी, मैंने तो आपको पहले ही कहा था, अमीर लड़की बिगड़ी हुई भी हो सकती है। इसका व्यवहार मेरे साथ भी ऐसा ही है जैसा आपके साथ। बेटा, मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी इस लड़की को इस घर में लाकर। लेकिन शिल्पा के चेहरे पर तब भी कोई पछतावा नहीं होता। ठीक है मम्मी, हम अलग चले जाते हैं। वैसे भी आप लोग इसकी वजह से बहुत परेशान रहते हो। जैसा आप कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। मुकुल अपना सामान उठाता है। शिल्पा भी गुस्से में अपना बैग लेकर खड़ी हो जाती है। ठीक है, मुझे भी यहाँ रहने का कोई शौक नहीं है। अब दोनों अलग घर में रहने लगते हैं। छोटा सा फ्लैट, न घर वालों की आवाज़ें, न कोई अपनापन। पूरे दिन शिल्पा अकेली घर में घूमती रहती, न कोई उससे बात करने वाला, न उसकी पसंद पूछने वाला। घर उसे काटने को दौड़ता। धीरे धीरे उसे रिश्तों की अहमियत समझ आने लगती है। अब शिल्पा धीरे धीरे मुकुल का ध्यान रखने लगती है। उसके लिए खाना बनाती, समय पर चाय देती। एक दिन मुकुल ऑफिस से लौटता है। शिल्पा उसके लिए पानी लेकर आती है। वाह, अलग होकर तो तुम्हें जल्दी समझ आ गया कि रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं। शिल्पा चुप हो जाती है। अगर सबके सामने भी ऐसा करती तो आज हमें अकेले रहने की नौबत नहीं आती। शिल्पा की आंखें झुक जाती हैं। कई बार शिल्पा ससुराल में फ़ोन करती, लेकिन कोई उसका फ़ोन नहीं उठाता। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगता है कि उसने खुद अपने हाथों से अपना परिवार खो दिया। एक दिन सुबह शिल्पा की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। उसे बार बार उल्टियाँ होने लगती हैं। मुकुल घबराकर उसे डॉक्टर के पास लेकर जाता है। बधाई हो, आप प्रेग्नेंट हैं। मुकुल और शिल्पा दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। अब आपको अपना बहुत ध्यान रखना होगा। कुछ दिनों बाद एक दिन मुकुल ऑफिस गया होता है। घर में शिल्पा अकेली होती है। अचानक उसकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है। उसे बार बार उल्टियां हो रही होती हैं। पेट में तेज दर्द हो रहा होता है। मुकुल, फोन उठाओ ना। वो बार बार मुकुल को फोन करती है, लेकिन नेटवर्क की वजह से मुकुल फोन नहीं उठा पाता। दर्द से परेशान होकर शिल्पा कमरे के कोने में बैठकर रोने लगती है। शाम को मुकुल घर लौटता है। वो देखता है कि शिल्पा कोने में बैठी रो रही होती है। अरे शिल्पा, क्या हुआ? मुकुल, मुझे घर वापस लेकर चलो। अब समझ आ रहा है कि मैंने कितनी कीमती चीज खो दी। जो लोग मुझे इतना प्यार करते थे, मैंने उन्हें खुद ही खो दिया। मुकुल धीरे से उसकी आंखों से आंसू पोंछता है। अब समझ आ रहा है ना, जब तुम सामने वाले पर जहर उगलती हो और वही जहर तुम्हें वापस मिलता है तो कैसा लगता है। शिल्पा सिर झुकाकर रोने लगती है। अगले दिन मुकुल शिल्पा को वापस घर लेकर आता है। पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। शिल्पा धीरे धीरे कमला देवी के पास जाती है और उनके पैरों में बैठ जाती है। मम्मी जी, मुझे माफ कर दो। मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया। आपने हमेशा मेरा साथ दिया, लेकिन मैंने कभी आपसे प्यार से बात भी नहीं करी। नेहा भी वहीं खड़ी सब सुन रही होती है। बेटा, मिठास से बात करोगे तो मिठास ही मिलेगी, और अगर जहर उगलोगे तो बदले में जहर ही मिलेगा। मेरे पापा हमेशा एक बात कहते थे, कोई कितना भी जहर उगले आपके सामने, लेकिन आपको हमेशा उससे मिठास से ही बात करनी चाहिए। शिल्पा रोते हुए नेहा की तरफ देखने लगती है। आखिरकार कमला देवी उसे गले लगा लेती है। आज सिर्फ अपने बेटे की पसंद की वजह से तुझे वापस अपना रही हूँ, लेकिन अगर आइंदा फिर ऐसी गलती की तो दोबारा कभी माफ नहीं करूंगी। शिल्पा जोर जोर से रोने लगती है। पहली बार उसके अंदर का घमंड पूरी तरह टूट चुका होता है। क्या शिल्पा सच में बदल जाएगी या फिर उसकी जहरीली आदतें दोबारा इस परिवार की खुशियां छीन लेंगी?